अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुल्फकार शेयर कर रहे हैं। जुल्फकार कहते हैं, नाना जी ने एक दफ़ा हमें बताया कि शाह साहब के पास बुलवाल सिटी से आगे एक गांव था। वहाँ से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज़्यादा जैसे परेशान हाल थे। उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला हैं, हमारी मदद करें। जिन्नात ने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। शाह साहब ने जब उनसे सारा मामला पूछा तो उनका ये कहना था, हम लोगों का एक होटल है जहाँ से बुलवाल रोड से हमारा गांव शुरू होता है। वहाँ पर हमारा चाय का होटल है। वहाँ पर हमने चाय का होटल इसलिए बनाया है कि वहाँ पर अक्सर जैसे गांव के मुसाफिर, वहाँ से जो बुलवाल रोड पर जो गाड़ियाँ रुकती हैं, वो सब लोग भी वहाँ से चाय पीते हैं। तो हमारा होटल काफ़ी ज़्यादा चलता है। पहले हमारा होटल गांव में होता था तो वहाँ पर कोई बहुत ख़ास हमें मुनाफा नहीं होता था। इस वजह से फिर हम लोगों ने होटल बिल्कुल गांव की जो बैरूनी हदूद है, जहाँ से बुलवाल रोड से हमारा गांव शुरू होता है, वहाँ पर हम लोगों ने वो होटल बना दिया। हमारे होटल पर रात देर गए तक रश लगा रहता है। आखिरी गाड़ी जब तक आकर गांव के लोगों को छोड़ती है तब तक वहाँ पर चाय बनती रहती है। इसी तरह से कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिन से ये मामला ज़्यादा शुरू हुए हैं। रात का टाइम था तो हम लोगों के पास एक फैमिली आई जिसमें एक औरत थी, एक उसके साथ बच्चा था और एक मर्द था। मर्द थोड़ा ज़रा ज़्यादा उम्र का था, बूढ़ा कर लें, और औरत जो है वो दरमियानी उम्र की थी और एक छोटी सी बच्ची थी। उन लोगों ने कहा कि हमें चाय बना दो। मुझे बड़ी हैरानगी कि ये लोग बस के अलावा इस तरफ आ गए हैं। लगता है शायद कहीं करीब किसी बस्ती से आए हैं, किसी गांव से आए हैं। उन लोगों ने मेरे से चाय मांगी और वो चाय लेकर जाकर अंधेरे में बैठकर चाय पीने लग गए। मैंने उन्हें कहा कि इस साइड पर झाड़ियाँ हैं और जैसे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं तो इस तरफ सांप भी होते हैं, आप लोग इस तरफ ना बैठें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इधर ही बैठना है। उन लोगों ने मेरे से चाय एक दफ़ा ली, दूसरी दफ़ा ली, तीसरी दफ़ा ली, यहाँ तक कि जितनी भी बर्तन में चाय बनी हुई थी वो सारी चाय उन लोगों ने पी ली। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये क्या, ये लोग चाय इतनी ज़्यादा इन्होंने चाय कैसे पी ली है। अब जिस तरफ वो बैठकर चाय पी रहे थे उस तरफ से मुझे बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से किसी गैर इंसानी मखलूक की आवाज़ें होती हैं। अजीब बारीक आवाज़, और उनमें वो बोल रहे थे। मैंने एकदम से सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई मसला ना हो। जैसे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो जो मंज़र मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मंज़र बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। उन लोगों की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। इतने खौफनाक उनके चेहरे थे, क्योंकि मैं उस तरफ लालटेन लेकर गया था ताकि मैं उन लोगों को बआसानी जाकर देख सकूं। बिल्कुल जो अंधेरे में जाकर वो बैठ गए थे। लेकिन जब मैंने उनकी दहकती हुई आंखें देखी, मैं खौफज़दा हो गया। मैं वहीं से पीछे हट गया। इतने में उन लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने खौफ के मारे अपना होटल बंद किया, तब भी नहीं उठाए। वहाँ से मैं निकल पड़ा। मेरे साथ मेरे गांव का ही एक लड़का था जो काम किया करता था, बल्कि मेरा अपना रिश्तेदार ही था। हम लोग घर पहुँचे, लेकिन खौफ के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतने अरसे से मैंने वहाँ पर होटल बनाया था। कभी कभार उस तरफ से बारिश के मौसम में आवाज़ें आती थी तो हमें ये लगता था जैसे बारिश की वजह से आवाज़ें हैं। उसके बाद एक दो दिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। रश होता था तो मैं आराम से काम कर लिया करता था। जैसे ही सन्नाटा होता था, बस आने की भी देर होती थी, तो उस तरफ से अजीबोगरीब वही खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आता था। ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे वो कुछ जिन्नात की फैमिली है और वो बिल्कुल मेरे होटल के करीब ही रहते हैं।
जहाँ पर वो दरख्त है। 2 दिन के बाद रात तकरीबन 8 बजे का टाइम था। आखिरी बस जो है 10 बजे वहाँ पर मुसाफिरों को छोड़ती थी। उसके बाद मैं अपना होटल बंद कर देता था। 8 बजे के करीब की बात है, एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत बिल्कुल झुकी हुई स्टिक पर, बाल उसने जैसे मुंह के आगे किए हुए, दुपट्टा भी एक लिया हुआ था, आधे बाल दुपट्टे में थे, आधे मुंह के आगे थे, बिल्कुल झुकी हुई सफ़ेद बाल। वो उसी वीराने से चलती हुई आई और आकर एक कोने में खड़ी होगी, सड़क के बिल्कुल हमारे होटल के साथ ही थोड़ा सा आगे करके। काफ़ी देर तक वो मेरे होटल की तरफ देखती रही। फिर वहां से उसी वीराने की तरफ चली गई। उस बूढ़ी औरत की आंखों में कोई अजीब चीज़ थी, कोई अजीब कशिश थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था उसकी आंखों को देखकर। मुझे ऐसा महसूस होता था उसकी आंखें कभी बड़ी हो रही हैं, कभी छोटी हो रही हैं। मेरा सर चकराने लगे, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मेरा सर जैसे किसी चीज़ ने पकड़ लिया है। मैं फ़ौरन से उस बूढ़ी औरत को, उस बुढ़िया से डर के पीछे हटकर होटल के अंदर जाकर बैठ गया और मैंने जो लड़का चाय रखता था सबके आगे, उसको कहा कि तुम जाकर होटल पर बैठ जाओ। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर कोई औरत है। मैंने इशारे से पूछा, उसने कहा कि नहीं। मुझे लगा कि शायद ये औरत अब यहाँ से, बूढ़ी औरत चली गई है। उसने कहा कि एक बूढ़ी औरत इस वीराने की तरफ गई है। उसके बाद मुझे डरावने ख्वाब आने लग गए। ख्वाब में मुझे वहाँ पर बाकायदा बच्चे खेलते दिखाई देने लगे, औरतें बैठी दिखाई देने लगी, यहाँ तक कि वो बूढ़ी औरत भी जैसे एक दरख्त के ऊपर से नीचे उतरती है और उसी दरख्त के ऊपर वो चढ़ जाती है। ये मंजर देखकर मेरी आंख खुल जाती है। ये ख्वाब मुझे मुसलसल आ रहा है। वहाँ पर अब मेरा काम करने का हौसला नहीं पड़ रहा। मुझे जैसे ही मगरिब होती जाती है, इशा का टाइम आता है, उस तरफ से औरतों और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। दिन के टाइम वहाँ पर इतना सन्नाटा होता है, वो बिल्कुल वीराने हैं, दूर दूर तक वहाँ पर आबादी नहीं है। ये वो हदूद है जहाँ से गांव की शुरुआत होती है। आधा किलोमीटर अंदर जाओ तो वो सड़क से आबादी शुरू होती है। वहाँ पर भी तांगे चलते हैं, कच्चा रास्ता है, कोई गाड़ी वगैरह अंदर नहीं जा सकती। तो ये ख्वाब मुझे मुसलसल आ रहा है। आज 5 दिन हो गए हैं। मुझे वहाँ पर वो बूढ़ी औरत दरख्त से नीचे उतरती नज़र आती है। मुझे जैसे वही जिन लोगों ने मेरे से चाय पी थी वो सारे वहाँ पर बैठे नज़र आते हैं। कभी उनके चेहरे बहुत ज़्यादा भयानक और काले हो जाते हैं, कभी उनके चेहरे जैसे उन्होंने आकर चाय मांगी थी वैसे हो जाते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी होटल बंद कर दूँ, लेकिन जो मेरे ग्राहक हैं, जो वहाँ पर मुसाफिर आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि हमने चाय पीनी होती है। थकान से सारे आते हैं तो मेरे पास ही चाय पीते हैं। मैं वहाँ पर जलेबियाँ भी बनाता हूँ। अक्सर मेरा माल भी गायब हो जाता है। मैं जितनी भी जलेबी तैयार करके रखता हूँ उसमें से आधी जलेबी गायब हो जाती है। चुराने वाला, उठाने वाला वहाँ पर कोई इंसान नहीं है। इसके अलावा हमारे ही होटल में एक पीछे छोटा सा कमरा है जहाँ पर हम ना खाने पीने का सामान रखते हैं, जहाँ से जलेबियों का सामान, चाय का सामान, दूध के डिब्बे, वो सारा कुछ हम लोगों ने रखा होता है। वहाँ से अक्सर बोलने की आवाज़ आती है, उन बर्तनों को छेड़ने की, जैसे कुछ चम्मच लेकर वो जो दूध वाले बर्तन है उनके ऊपर कुछ चम्मच मारता रहता है। जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। एक रात मैंने तकरीबन 9 बजे का टाइम था, तो जो मेरा शागिर्द है जो काम करता है मेरे पास, वो जलेबियाँ निकाल रहा था। तो मुझे दूध चाहिए था, मैंने चाय अभी ताज़ी बनानी थी। मैं अंदर चाय लेने गया तो मैंने वाज़ेह तौर पर वहाँ पर एक औरत को खड़े देखा, बिल्कुल काले स्याह लिबास में। मेरी चीख निकल गई, मैं पीछे हट गया, इतने में वो गायब हो गई। तो आप मेरी मदद करें कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये ख्वाब क्यों आ रहा है, ये क्या इशारा है? क्या मुझे वहाँ से होटल बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अक्सर जो देर रात के 10 बजे के बाद वाले मुसाफिर हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं तो इन घरानों में से आवाज़ें आती हैं, जैसे बच्चे पुकार रहे हैं, कोई औरत बोल रही है। तो ये क्या माजरा है? शाह साहब ने उसकी सारी बातें सुनी तो शाह साहब ने उसको कहा कि वो जिन्नात है, जिन्नात का पूरा ख़ानदान है वहाँ पर, उनकी आबादी है। जिन दरख्तों को तुम दिन के टाइम वीरान देखते हो, रात पर वहाँ पर उनका पूरा शहर है, उनके ख़ानदान है वहाँ पर। यहाँ तक कि जिस जगह पर तुमने होटल तामीर किया है वो जगह भी उनकी है। जहाँ पर तुम्हारा वो स्टोर रूम है जिसमें तुमने सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पर कोई दरख्त था जो तुमने काटा है? उसने कहा कि जी वहाँ पर एक दरख्त था, लेकिन वो दरख्त बिल्कुल
बंजर दरख्त था, उसके ऊपर कोई पौधा नहीं था। तो शाह साहब ने कहा कि यही तो निशानी थी उसकी, कि उसके ऊपर जिन्नात थे, और ऐसे जिन्नात थे जो बड़े सख्त जिन्नात थे, जिनका तुमने घर तोड़ा है। जो दरख्त बंजर हो जाए उन पर ऐसे जिन्नात रहते हैं जो किसी को आबाद नहीं होने देते, और जो घने दरख्त हो, सरसब्ज दरख्त हो, उन पर अगर जिन्नात है तो वो आबाद होने देते हैं, लेकिन अपना आप ज़ाहिर भी करते हैं। तो तुमने खुद मुसीबत मोल ली है उनकी जगह पर अपना होटल बनाकर। बेहतर ये है कि इस होटल को बंद कर दो, ख़त्म कर दो, वरना ये जिन्नात जो हैं ये तुम्हारे होटल को गिरा भी सकते हैं, वहाँ पर आग भी लगा सकते हैं, और अगर इनको तुमने निकालने की कोशिश की तो ये तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक भी आ सकते हैं। तभी वो बोला कि परसों रात की बात है, मेरी शागिर्द की तबीयत ख़राब थी तो वो दोपहर में ही घर चला गया। मैं आज अकेला था। मैं शाम 9 बजे तक काम करता रहा होटल पर। एक और लड़के को बुलाया हुआ था, वो भी नहीं आ सका। मैं थक गया काम कर करके। उस दिन मैंने जलेबियाँ नहीं लगाई। तो मैं जैसे ही अपना होटल बंद करके अपने गांव की तरफ जा रहा था, मैं बिल्कुल अकेला सफ़र कर रहा था। आज तांगे भी नहीं थे, क्योंकि तांगे भी उस वक्त आते हैं जिस टाइम बस आने का टाइम होता है, वरना वो लोग भी दूसरे गांव में मुसाफिरों को छोड़ने या बुलवाल सिटी की तरफ निकल जाते हैं। मैं पैदल ही जा रहा था, तो पूरे रास्ते मुझे ये लगा कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ दोनों तरफ से, मेरे राइट साइड पर भी कुछ चल रहा है, मेरे लेफ्ट साइड पर भी कुछ चल रहा है। और जब मैं अपने दाएं बाएं देखता था तो मुझे काले रंग के वजूद नजर आ रहे थे। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी जब मैं पढ़ता था तो वो काले वजूद मेरे से पीछे हट जाते थे। जैसे ही आयतुल कुर्सी मैं रोकता था वो बिल्कुल मेरे करीब आ जाते थे। फिर उसके बाद मुझे अपने पीछे से बकरी के बोलने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और मैंने पलटकर नहीं देखा। मैं घर पहुंच गया। मेरे घर तक उन जिन्नात ने मेरा पीछा किया, यहाँ तक कि जब मैं घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करके अपने घर के अंदर सहन के अंदर पहुंचा तो दरवाज़ा भी किसी ने खटखटाया, और मैंने अपने बेटे से कहा कि दरवाज़ा नहीं खोलना। एक दस्तक हुई, उसके बाद कोई दस्तक नहीं हुई। फिर ऐसा लगा जिस तरह से कोई बड़ी तेज़ी से जानवर भागता हुआ वहाँ से चला गया वापस। तो ये माजरा भी मेरे साथ हुआ है। शाह साहब ने कहा कि तुम्हारा घर तक उन मखलूकात ने देखा हुआ है, तुम्हारे घर तक भी वो चक्कर लगाते हैं। बेहतर यही है इस होटल को ख़त्म कर दो और गांव में ही अपना होटल तैयार करो, वहीं पर बनाओ, वरना उन वीरानों से अगर वो मखलूकात बाहर आ गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। वो जिन्नात ऐसे हैं जो बदला लेने वाले हैं, तुम्हारे पीछे तक वो आए। तुमने रास्ते में सिगरेट भी पी होगी। शाह साहब ने उस आदमी से पूछा तो उस होटल वाले ने कहा कि मैंने बिल्कुल सिगरेट भी पी थी। तो शाह साहब ने कहा इसलिए वो पीछे रहे थे, और आयतुल कुर्सी की वजह से तुम बच सके हो, तो कोशिश करो कि वहाँ से होटल बदल दो। उस आदमी ने कहा कि अगले दिन मेरा जो कमरा है उसकी दीवार भी थोड़ी सी टूटी हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा डर गया और आपके पास आया। शाह साहब ने उसको सारी बात बता दी। वो आदमी चला गया। तकरीबन वो आदमी 15-20 दिन के बाद वापस आया, और उसने आकर कहा कि अब मैंने गांव में जिस जगह पर मेरा पहले होटल होता था, एक गवर्नमेंट स्कूल के पास बिल्कुल, मैंने वहाँ पर दोबारा होटल अपना बना लिया है। और गांव में होटल तकरीबन मैं 9 बजे तक खोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। रात 9 बजे तक मेरा होटल खुला होता है। गांव के लोग आकर बैठते हैं, रौनक बहुत ज़्यादा होती है। जिस टाइम मैं होटल बंद करके जा रहा होता हूँ उस टाइम मुझे कुछ अपने पीछे से आवाज़ें आती हैं, तो मैं ये पता करने आया कि क्या मेरे इस होटल पर भी उनका असर है। शाह साहब ने पढ़ाई की। शाह साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ पर उनका असर नहीं है, ये वही जिन्नात हैं जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, अपने घर टूटने का बदला लेना चाहते हैं। अब तुमने एक काम करना है, ये हिफाजत का तावीज़ अपने गले में पहनो और 2 तावीज़ अपने होटल के दाएं और बाएं हिस्से में लगा दो। इंशाल्लाह वो जिन्नात दोबारा नहीं आएंगे। और तकरीबन 5 किलो तुमने गोश्त लेना है, इसमें बकरे का सर भी होना चाहिए। जिस जगह पर तुम्हारा पहले होटल की जगह थी वहाँ पर जाकर उस गोश्त को रखाना और पलट कर मत देखना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज़ आए, और मुझे आकर वापस बताना भी है। उस आदमी ने तावीज़ात लिए और वो चला गया। अगले दिन वो फिर आया। उसने कहा कि मैंने अपने होटल में तावीज़ लगा दी, अपने गले में भी पहने। जिस वक्त मैं अपने होटल में
دائیں اور بائیں طرف تعویذ لگا رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے، جبکہ بہت تیز دوپہر تھی اور بہت تیز دھوپ بھی تھی، چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے شام کو جا کر آپ کی ہدایت کے مطابق وہاں پر گوشت بھی رکھ دیا۔ جب میں گوشت رکھ کے واپس پلٹ رہا تھا تو مجھے ایک عورت کی چیخ سنائی دی اور ساتھ ایک بچے کے رونے کی آواز بھی تھی۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، وہ چیز انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں کے بہت سے لوگ، بہت سے مسافر جو وہاں پر میرے سے چائے لے کر پیتے تھے، وہ لوگ میرے سے پوچھنے بھی آئے کہ بھائی تم نے وہ ہوٹل کیوں ختم کر دیا ہے؟ میں نے انہیں یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہاں پر جنات کے معاملات شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ایک ایسا درخت تھا جس کو کاٹ کر میں نے اپنے ہوٹل کا حصہ بنا لیا، اور اسی وجہ سے وہ جنات میرے پیچھے لگ گئے۔ ان لوگوں کا یہ بتانا تھا کہ جب 10 بجے والی بس یہاں پر آ کر رکتی ہے تو ہوٹل کے اس جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر تم چائے بناتے تھے، وہاں پر ہم لوگوں کو اکثر ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ اگر رات ہو جائے واپس آنے میں تو ہمیں وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جو بالکل وہاں پر ہوٹل کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا، لوگ بھی ڈرنے لگ گئے۔ اس کے بعد سے ہمارے گاؤں والی اس حدود کے اوپر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی چل رہا ہے، پیچھے کوئی موجود ہے۔ پلٹ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں پر گاؤں کی آبادی شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ واپس بھاگ جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ان درختوں میں، ان ویرانوں میں بہت زیادہ جنات ہیں جو وہاں پر آباد ہیں۔ کسی نے بھی اگر ان کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا یہی حال کریں گے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ وہ جو باہر والا حصہ ہے زمین کا، وہ کیا کسی کی ملکیت میں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، فی الحال وہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے۔ جب سے وہ گاؤں بنا ہے، جب سے ہم لوگ وہاں پر ہیں، ہمارے بڑے بھی اسی گاؤں کے ہیں، تو یہی سنا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی وہاں پر گھر بنانے کی غلطی نہ کرے۔ تو یہ نانا جی نے ہمیں ایک چائے والے کی کہانی سنائی کہ کس طرح سے اس کے پیچھے جنات، کہ کس طرح سے اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے جنات والی جگہ پر درخت کاٹ کر تو وہاں پر اپنا ہوٹل بنا لیا۔ نانا جی ہمیشہ ہمیں تلقین کرتے تھے کہ کبھی بھی درختوں کو جا کر ڈائریکٹ نہیں کاٹ دیتے، پہلے وہاں پر جا کر درختوں کو دیکھتے ہیں، کسی صاحب علم کو لے جائیں، اگر کسی صاحب علم کو نہیں بھی لے کر جانا تو وہاں پر باقاعدہ بولنا چاہیے بلند آواز میں کہ اگر یہاں پر کوئی جنات ہیں، اللہ کی کوئی اور مخلوق ہے تو آپ چلے جائیں، ہم مجبور ہیں، ہم نے اس مجبوری کے تحت اس درخت کو کاٹنا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن جا کر وہ درخت کاٹنا چاہیے تاکہ اگر وہاں پر کوئی مخلوق موجود ہے تو وہ وہاں سے چلی جائے۔ جنات کو اگر پہلے سے بتا دیا جائے، آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، ویران راستے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو ہمیں راستہ دے دیں تاکہ آپ کے پاؤں ان کے اوپر نہ آئے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ اکثر جنات ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان کا پاؤں آ گیا، جبکہ ہمیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ اس چائے والے کی کہانی تھی۔ اسی طرح سے نانا جی بتاتے ہیں کہ گھیرا سٹی سے بھی ایک لڑکا آیا جس کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، یا یہ میرے زندگی میں ایک معاملہ ہے کہ میری ایک ورک شاپ ہے، تو میری ورک شاپ کا ایک چھوٹا سا، جیسے آپ کباڑ خانہ کہہ لیں، وہ بھی ہے جہاں پر میں ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکلیں اور ایسی چیزیں رکھتا ہوں، اسپیئر پارٹس رکھتا ہوں، وہ میرے گھر کی پچھلی سائڈ پر ہے۔ وہاں پر میں جب بھی دوپہر میں جاتا ہوں کوئی چیز اٹھانے کے لیے تو مجھے کسی عورت کی آواز آتی ہے، کوئی عورت بولتی ہے، تو مجھے نظر کوئی نہیں آتی۔ ایک دن میں نے غصے سے کہہ دیا کہ کون ہو، سامنے آؤ۔ اسی وقت ایک عورت کالے دوپٹے والی ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل کے پیچھے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چیخے مارتا ہوا بھاگا باہر، میں نے گیٹ پر جا کر دیکھا تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کباڑ خانے والا حصہ ہے، میرے گھر کا ہی پچھلا حصہ، خالی ہماری اپنی زمین ہے جہاں پر 4 دیواری ہے، وہاں پر ہم نے اور بھی بڑا سامان پھینکا ہوا ہے۔ میرے بڑے بھائی کی بھی ورک شاپ تھی، ان کا بھی سامان وہیں پر رہتا تھا۔
वहाँ से अब वो रात को दस्तक देती है। ये काम तब से हुआ जब से मैंने उसको बुलाया है कि तुम कौन, उस सामने आओ। पहले सिर्फ आवाज़ें आती थी। मेरे घर वाले, मेरी वालदा बहनें ये कहती थी कि भाई हमें उस हिस्से में से जहाँ पर सारा कबाड़ का सामान है किसी औरत की आवाज़ें आती है, वहाँ से कोई औरत बोलती है। मैं इनको कहता था साथ साथ घर है तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं, और कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन मैंने उसको बुलाने के बाद अब वो रात को दस्तक देती है। आधी रात का टाइम होता है तो कबाड़ खाने वाले गेट के ऊपर से दस्तक शुरू हो जाती है। एक रात जब दस्तक हुई, मेरे वालिद साहब को नहीं पता था दस्तक कहाँ हो रही है। उन्होंने कहीं जाकर गलती से दरवाज़ा खोल दिया। उनको ये लगा कि शायद मैं उस तरफ गया हूँ, तो घर में से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया हो। तो अब्बू ने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। अब्बू की खौफनाक चीख हम लोगों ने सुनी। देखा तो अब्बू ज़मीन पर गिरे पड़े थे, बेहोश थे। उनको उठाया, वो दरवाज़ा बंद किया। अब्बू को 1 घंटे के बाद कहीं होश आया। वो बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि सारी खैरियत है, आप उस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उस तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और तुम बोल रहे थे, कह रहे थे अब्बू जी दरवाज़ा खोले, मैं इस तरफ आ गया हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आसमान जितना उसका कद था, काले रंग की कोई आफत भागती हुई आई है और मुझे धक्का देकर ऐसे गायब हो गई है। शाह साहब ने ये बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि उस जगह पर उनका बसेरा था, क्योंकि एक तो वो वीरान जगह थी, दूसरा वहाँ पर जो तुम कबाड़ की चीज़ें ला के रखते हो सकता है उनमें कोई ऐसी मोटरसाइकिल टूटी हो, साइकिल टूटी हो, जिसका एक्सीडेंट जन्नात की वजह से हुआ। ऐसे बहुत से रोड है जहाँ पर बाज़ लोगों का एक्सीडेंट जन्नात की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा भी वो जगह सिरसदा हो सकती है। वो वहाँ पर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही थी और तुमने उसको आवाज़ दे दी, बुला लिया, इसलिए उसने अपना आप जाहिर किया और वो हर रात आती है अपना आप जाहिर करने के लिए। अब इसका ये हल है कि एक तावीज़ अपने गेट के इस तरफ लगाना है, उस तरफ नहीं लगाना, अपने घर की तरफ लगा दो। और एक तावीज़ जो है ये धागे पर बांध कर वो जो हिस्सा है जहाँ पर वो कबाड़ खाना है उस तरफ लटका दो। ये मखलूक तंग करना छोड़ देगी और अगर ये यहाँ पर आई है तो ये चली जाएगी। पूरे 21 दिन तक उस हिस्से में कोई ना जाए। 21 दिन के बाद आकर मुझे रिपोर्ट दो। वो लड़का तावीज़ात लेकर चला गया। 21 दिन के बाद वो वापस आया। 22वां 23वां दिन था। उसने आकर कहा कि जब तावीज़ लगाया है और उधर लटकाया है, 1-2 दिन आवाज़ें आई हैं, दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, उस तरफ से आवाज़ें आई हैं। उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई, वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना कोई आवाज़ आती है, ना कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो शाह साहब ने कहा कि बस वो जो भी मखलूक थी वो किसी चीज़ पर ही वहाँ पर आई हुई थी जो वहाँ से चली गई है। तो कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी कि जहाँ से आवाज़ है वहाँ से जिन्नात से कहो कि अपना आप जाहिर करो हमारे सामने। और बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात सामने आ भी जाती है। बेशक अल्लाह पाक ने इनको सख्ती से मना किया कि इंसान के सामने नहीं आना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शरीर मखलूक़ात होती हैं जो किसी और रूप में भी सामने आ जाती है, असल रूप में ना भी आए तो इंसान पर असरअंदाज हो जाती है। तो ये नाना जी ने हमें 2 कहानियाँ सुनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। वैसे इन कहानियों में आप लोगों के लिए एक लेसन भी होता है, एंटरटेनमेंट तो होती ही होती है, खौफ भी होता है, उसके साथ साथ सबक भी होता है कि अपनी ज़िंदगी में आप लोग कभी ऐसी गलतियाँ ना करें। हर काम करने से पहले जब आप कहानियाँ सुनते हैं आपको समझ आ जाती है कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट होती है और मुझे और हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और स्टोरीज लेकर आऊं। मेरे चैनल को, मेरी स्टोरीज को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। कल नहीं, इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी किसी नाना जी की नई खौफनाक कहानी में, और कल मुलाकात होगी खौफनाक कहानियों में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहे खुश रहे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगा करें, उसके बाद सारी दुनिया के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए और अपनी उन्हीं दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाइयों को भी याद रखा करें। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून।
اللہ حافظ.